मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 15 मई 2021। आज हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो इसी के साथ हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, नेपाल के पुमोरी चोटी को किस भारतीय ने पहली बार फतेह किया है? कौन सी चोटी है? पुमोरी चोटी। कहाँ की है? नेपाल की पुमोरी चोटी को किस भारतीय ने पहली बार फतेह किया है? तो ऑप्शन ए कामारिता शेरपा, ऑप्शन बी एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी बलजीत कौर। इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ये बलजीत कौर है, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ की? हिमाचल की। ठीक है, कहाँ की है? हिमाचल की। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो कामारिता शेरपा, ये जो कामारिता शेरपा, इन्होंने हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया? विश्व रिकॉर्ड। माउंट एवरेस्ट चढ़ के, किस पर? माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़कर। कितनी बार? 25 बार चढ़ के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। किसने? कामारिता शेरपा ने 25 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ऑप्शन बी एडमंड हिलेरी क्या है? ये प्रथम पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। ये प्रथम पर्वतारोही हैं, ये फर्स्ट पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। बछेंद्री पाल, ये प्रथम भारतीय हैं जो किस पर चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश का पहला म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस यूनिट कहाँ खुली है? कौन सी यूनिट? ब्लैक फंगस यूनिट। तो ब्लैक फंगस का मतलब क्या है? आप लोग जान रहे हैं, इस समय आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि कोरोना का समय चल रहा है। इस समय कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब ठीक हो रहा है तो उनके में एक लक्षण पाया जा रहा है ब्लैक फंगस नाम का, जो उनकी आंखों को जिससे कि लाल कर दे रहा है, और वो बीमारी अधिक से अधिक फैल रही है, वो जहर का रूप ले रही है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जा रही है। इसको रोकने के लिए कई केसों में तो देखा जा रहा है कि वो उनकी आंखें ही निकालनी पड़ जा रही है। ठीक है, तो ब्लैक फंगस इसी को कहा जाता है। इसकी पहली यूनिट कहाँ पे खुल रही है? पहली यूनिट कहाँ पर खुल रही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन पुडुचेरी और तमिलनाडु में हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी। कौन बने हैं? एन रंगास्वामी। ठीक है, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी हो गए। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। ठीक है, एम के स्टालिन। और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के चंद्रशेखर। ठीक है, के चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कहाँ के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। पुडुचेरी के एन रंगास्वामी, तमिलनाडु के एम के स्टालिन और तेलंगाना के चंद्रशेखर। और कौन सी योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई? देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, 2021 का प्रथम कौन सा चक्रवात हाल ही में आया है? 2021 का। ठीक है, ध्यान करिएगा, 2021 का ये है। कौन सा चक्रवात पहली बार आया है जो हाल ही में आया है? ऑप्शन ए अम्फान, ऑप्शन बी निसर्ग, ऑप्शन सी तौकाते। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तौकाते। ठीक है, तौकाते। इसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने। ऑप्शन बी निसर्ग का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने नामकरण कर दिया। और अम्फान का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। अब ये जो चक्रवात आता है, ये आता क्यों है? चक्रवात आता है, ये आता क्यों है?
तो निम्न दाब के केंद्र पे जब चक्रवात आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हवा में जब चक्रवात आता है तो ऐसे 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 हवा घूमती है, उसके बीच में एक केंद्र होता है, यहाँ पर एक केंद्र होता है। उसी तरह निम्न केंद्र में, निम्न वायु दाब में उसका केंद्र होता है, ठीक है, इसी से चक्रवात आता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न के, तो हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है WHO ने भारत में पाए गए कोरोना के नए संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय बताया है। अच्छा, ये कोरोना का कौन सा संस्करण पाया गया जिसको वैश्विक चिंता के लिए WHO ने बताया है? तो कौन सी है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अब जो संस्करण आ रहा है कोरोना का, वो बच्चों में उसका संक्रमण ज़्यादा देखा जाएगा। पहले स्टेज में क्या था कि बुजुर्गों में ज़्यादा देखा गया, उसके बाद दूसरे स्टेज में युवाओं में संक्रमण ज़्यादा देखा गया। अब तीसरा स्टेज जो आ रहा है, इसमें बच्चों पर संकट ज़्यादा है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए C.211, उसके बाद ऑप्शन बी F1.121, ऑप्शन सी B.1.617 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का तो इतने से काम होगा नहीं, चलिए चलते हैं कुछ WHO के बारे में जानकारी लेते हैं। WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 को। कब हुई? 1945 को। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस है, ठीक है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हो गए। इसके कार्यकारी बोर्ड के, WHO के कार्यकारी, नोट कर लीजिएगा, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी बोर्ड के कौन है? हर्षवर्धन सिन्हा। कौन है? हर्षवर्धन सिन्हा, ठीक है। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन सिन्हा, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आरबीआई के नवीनतम डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए जोस जे कट्टर, ऑप्शन डी टी रविशंकर, ऑप्शन सी राजेश्वर, ऑप्शन डी मुकेश जैन और ऑप्शन ई माइकल पात्रा। इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। इसका तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो बाकी ऑप्शनों को देख लिया जाए। चलिए, बाकी ऑप्शन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि रिजर्व बैंक में, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में डिप्टी गवर्नरों की संख्या कितनी होती है? कुल डिप्टी गवर्नर, ठीक है, कुल डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। एक तो टी रविशंकर हो गए, पहले मान लीजिए टी रविशंकर, दूसरे राजेश्वर और तीसरे मुकेश जैन और इस समय चौथे माइकल पात्रा हैं। तो वर्तमान में कौन कौन लोग हैं? टी रविशंकर, राजेश्वर, मुकेश जैन और माइकल पात्रा। जोस जे कट्टर, इनको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? जोस जे कट्टर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, निदेशक नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसी के साथ तो हम लोग तो इतने से काम होगा नहीं, तो कुछ आरबीआई के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके हिंदी में नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, हिंदी में नाम भारतीय रिजर्व बैंक। ये किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई? 1934 के अधिनियम के तहत। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका पहले मुख्यालय कहाँ पे था? प्रथम मुख्यालय आरबीआई का कहाँ पे था?
कोलकाता। कहाँ पे था? कोलकाता। ठीक है, कहाँ पे था? कोलकाता। अर्थात प्रथम मुख्यालय कौन सा था? प्रथम मुख्यालय। ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई, मुंबई है। ठीक है, और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। कौन है? शक्तिकांत। ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो 24वें नंबर कौन थे? उर्जित आर पटेल, जिनके समय में नोटबंदी हुई थी। अब फर्स्ट भारतीय गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, भारतीय गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए, और प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 24वें नंबर कौन थे? उर्जित आर पटेल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट में टेस्ट में, किसमें? टेस्ट में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, और ऑप्शन डी चौथा। तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए। टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पर कौन है? भारत। टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पर कौन है? भारत। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले टेस्ट। ठीक है, वनडे और T20। ठीक है, तो टेस्ट में कौन फर्स्ट पे है? फर्स्ट पे भारत। कौन है? भारत किस पे है? फर्स्ट पे। सेकंड पर न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, और वनडे में फर्स्ट पे कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान, भारत किस पे वनडे में किस स्थान पर है? थर्ड पर भारत है। भारत कौन से स्थान पर है? थर्ड पर। और फर्स्ट पर कौन है? न्यूजीलैंड। T20 में फर्स्ट पर इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड तो फर्स्ट पे हो गया। तो सेकंड पर इसमें भारत, तो फर्स्ट पर, और ये भारत सेकेंड पर। एक बार रिवाइज कर लें। टेस्ट में भारत फर्स्ट पे आ रहे, और सेकेंड पर न्यूजीलैंड। वनडे में न्यूजीलैंड फर्स्ट पर है, और भारत थर्ड पर है। ठीक है, T20 रैंकिंग में इंग्लैंड फर्स्ट पर है। कौन? इंग्लैंड, और भारत सेकेंड नंबर पर है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। ठीक है, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका मुख्यालय दुबई, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, ग्रेग बर्कले। पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। ये सभी चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, और उसके साथ साथ इसको भी, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टेस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, और सेकंड पर न्यूजीलैंड। वनडे में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है, और न्यूजीलैंड प्रथम पे। T20 में इंग्लैंड फर्स्ट पर, और भारत सेकंड पर। तो अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न। पहली ब्रिक्स EWS की बैठक कहाँ पर हुई? पहली ब्रिक्स EWS की बैठक कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुई पहली ब्रिक्स EWS की बैठक? पहली ब्रिक्स EWS की बैठक कहाँ पर हुई है? नई का तो सही आंसर हो गया नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है? ब्रिक्स का EWS बैठक। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील। ब्रिक्स की फुल फॉर्म
बी ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्या हो गई? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में, ठीक है। 2006 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कितने सदस्य थे? 4, केवल ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। लेकिन 2007 में, कब? साउथ अफ्रीका जो था ये कब जुड़ा? 2007 में। तो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लिया जाए। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप EWG, ठीक है, वर्किंग ग्रुप। क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत में कहाँ विलुप्त हो रही लाल लोमड़ी देखी गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पीलीभीत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या देखा गया है? लाल लोमड़ी को देखा गया है जो विलुप्त होने की कगार पे है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया। क्या? लाइकेन पार्क, ठीक है। और वन संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोला गया है? वन संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड में खोला गया है। आइए अगले ऑप्शन को देखते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं। पीलीभीत को अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अवार्ड मिला। क्या? अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अवार्ड किसको मिला है? ग्लोबल अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल अवार्ड किसको, अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अवार्ड किसको मिला है? पीलीभीत को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में विलुप्त हो रही लाल लोमड़ी देखी गई है। उत्तराखंड में ही लाइकेन पार्क है। उत्तराखंड में वन संरक्षण केंद्र है। उत्तराखंड में सबसे पुराना, उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड की किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? संन्यास लिया है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने लिया है? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड किस खिलाड़ी ने ले लिया? पार्थिव पटेल, MS धोनी, सुरेश रैना और बीजे बाटलिंग। इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? बीजे बाटलिंग, ठीक है। बीजे बाटलिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। यह एक बल्लेबाज थे। क्या थे? बल्लेबाज थे, ठीक है। यह एक बल्लेबाज थे। सुरेश रैना और MS धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने एक साथ इन लोगों ने भी संन्यास ले लिया है। कब लिया है? अगस्त 2020 में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसने? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बीजे बाटलिंग ने भी संन्यास ले लिया है। मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन चेंज करके इसलिए रखता हूं कि मैं आपको कुछ अलग से जानकारी दे सकूं। जो ऑप्शन को जो मैं डिफिनेशन देता हूं उसको आप लोग नोट कर लिया करिए, वो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए, संधू अमेरिका में, मनप्रीत मोहरा ऑस्ट्रेलिया में। आइए तो हम लोग स्टैटिक जीके की दुनिया में चलने से पहले हम आपको एक ही बात फिर से रिवाइज करेंगे कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। क्या? कोई भी दूसरा नहीं आएगा। सपना आपका है,
जीना आपको है, इसलिए पूरा भी आप ही को करना होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ था उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका किसने निभाई थी? 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका पुर्तगाल और स्पेन ने निभाई। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, पुर्तगाल ने तो निभा दी, पुर्तगाल ने और स्पेन ने तो भौगोलिक खोज में अहम भूमिका निभा दी। उसके बाद पुर्तगाल का शासक था कौन? हेनरी। कौन था? हेनरी, जिसने जहाज रानी नामक स्थान पर हेनरी द नेविगेटर का नामक स्कूल खोला। कौन से स्थान पर? हेनरी द जहाज रानी नामक स्थान पर हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खोला। किसने खोला? हेनरी ने। अब हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने 1460 में, कब? 1460 में अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज कर दी। ठीक है, पश्चिमी तट की खोज की, उसको क्या कहा गया? केप वर्डे। ठीक है, पश्चिमी तट को कहा गया। जो पश्चिमी तट को किसने खोजा था? किसने खोजा? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने। 1488 में हेनरी द नेविगेटर का छात्र था डिमोस, उसने अफ्रीका के दक्षिणी तट की खोज की। अफ्रीका के दक्षिणी तट की खोज की। किसकी? दक्षिणी तट की। ठीक है, उसको क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप, जिसमें क्या हुआ? उसका और नाम क्या था? उत्तर सासा। 1498 में वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ आया? भारत आया। किस जहाज से आया था? बारबोसा नामक जहाज से। बारबोसा नामक जहाज तो आया किस बंदरगाह पे भारत के आया? कालीकट। ठीक है, कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर आया। कालीकट में किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? कालीकट में अरबों ने तिरस्कार किया और जमोरी ने स्वागत किया। उसके बाद अगला पॉइंट, यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने बताया था। पहले कौन आया? पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, 23 जून 1757 को कौन सी घटना हुई थी? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1759 का वेदरा का युद्ध। 1759 का वेदरा का युद्ध हुआ। किसके बीच? डचों और अंग्रेजों के बीच। सभी युद्धों में किसकी जीत हुई है? अंग्रेजों की। ये बात कॉमन नोट कर लीजिएगा। 1760 में वान डिवास का युद्ध किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। अक्टूबर 1764 में कौन सी घटना घटी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अधिकतर परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछी जाती हैं, ये ध्यान करिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा? बक्सर का। किसके बीच? हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना में कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब मीर जाफर और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन था? अवध के नवाब सिराउद्दौला। ध्यान करिएगा, अवध के नवाब, इसमें सिराउद्दौला था, सिराउद्दौला। ठीक है, और इसमें सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए तो अगली पॉइंट, अगस्त 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई? इलाहाबाद संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? अगस्त 1765 में। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। ठीक है,
तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी, पहली पॉइंट नोट करिएगा, कि अब बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो कंपनी के हिस्से में था वहां पे अब कंपनी का अधिकार होने लगा। इसके बाद अगली पॉइंट, 1773 के अधिनियम के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ। किसका हुआ? सुप्रीम कोर्ट का, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर चैम्बर्स हाइड, ठीक है। आइए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला पॉइंट 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, कौन सा है? संशोधनात्मक अधिनियम, या इसको कहते हैं बंगाल जुडिशियल, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंगाल जुडिशियल या संशोधनात्मक अधिनियम, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत क्या हुआ संशोधनात्मक अधिनियम के तहत? बताइए बताइए। 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल होते थे, कौन? गवर्नर जनरल, अब उनको जो कानून बनाना होता था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अब आदेश नहीं लेना पड़ता था। इसका उद्देश्य बस ये कहीं महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पिट्स, लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नाथ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई। इसके तहत महत्वपूर्ण कार्य हुआ यह कि पहला निदेशक मंडल और दूसरा नियंत्रक मंडल का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अगला पॉइंट 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब ही था कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष बढ़ाना। क्या? कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष बढ़ाना, ठीक है। कंपनी का कार्यकाल कितना बढ़ाना? 20 वर्ष, ठीक है। इसका चार्टर एक्ट का एक ही कार्य था, तो जो 1793 में आके कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष बढ़ा दिया। 1813 में 1 लाख रुपए भारतीयों को प्रति वर्ष दे रखा गया। और दूसरा पॉइंट ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। उसके बाद अगला पॉइंट 1833। क्या? 1833 के अधिनियम के तहत अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये तो पहली पॉइंट हो गई 1833 की, लॉर्ड कैनिंग। अब 1833 के अधिनियम के तहत ही 1834 में दास प्रथा का अंत हुआ। क्या हुआ? दास प्रथा का अंत, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, किसने किया? एलन बरो ने। अगली पॉइंट कि 1834 में क्या हुआ? विधि आयोग, भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष कौन बने 1834 में? मैकाले। 1834 में मैकाले, ठीक है। 1853 में ये अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था? अंतिम चार्टर एक्ट। इसके तहत 1854 में क्या? मैकाले की अध्यक्षता में सिविल सेवा का गठन हुआ। क्या हुआ? सिविल सेवा का गठन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये नहीं करिएगा कि यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण लगे वही याद करिएगा। सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब इससे छटा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। 1761 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधि बनाने के लिए मनोनीत किया गया। आइए तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। चलिए चलते हैं। आइए तो हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पार्ट पर, जो संविधान के निर्माण का भाग 4 है। क्या है? भाग 4। अब तक हम लोगों ने संविधान के निर्माण के भाग 3 तक देख लिया है, जिसकी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर, किस पर? बजट पर बहस करने की, बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। तो कौन सा नियम था वो जिस पर ब्रिटेन के, जब
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज था, उसके बाद जब ब्रिटेन का हो गया 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटेन के हाथ में चला गया, उस समय भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? तो कब मिला? 1800 कब मिला? 1892 में। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या हुई? मंत्रिमंडलीय ठीक है प्रणाली की भी शुरुआत हुई। इसके दो ही पॉइंट है, इस अधिनियम के दो ही पॉइंट है। पहला कि भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, दूसरा मंत्रिमंडलीय प्रणाली। आइए चलते हैं अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम 1909। कब? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य बातें क्या है? तो पहला मुख्य बात कि जो वर्ड पहले हो वो क्या होंगे? भारत सचिव। तो भारत सचिव से हम लोग के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्रथम भारत सचिव कौन थे? एडवर्ड स्टेनली। कब बने? 1858 को। ठीक है, जब प्रथम भारत शासन अधिनियम आया तब प्रथम भारत सचिव कौन थे? एडवर्ड स्टेनली। तो 1909 में भारत सचिव कौन बने? जो वर्ड पहले हो। ठीक है, जो वर्ड पहले उसी का पद ऊपर होगा, वही ब्रिटेन के कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होगा। तो कौन वर्ड पहले? मार्ले। तो मार्ले क्या थे? भारत सचिव। बचा मिंटो क्या है? ये वायस राय थे। ठीक है, वायस राय। और ये भारत सचिव क्या है? भारत सचिव। ठीक है ना। इनकी मुख्य बातें, इनका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस अधिनियम का, ये इन लोग क्या कहता है? सांप्रदायिकता का जनक। क्या कहता है? सांप्रदायिकता का जनक। मार्ले और मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, आखिर क्यों कहा जाता है? इन्होंने अलग निर्वाचन प्रणाली शुरू की। जैसे में मान लीजिए कि हमारे देश में क्या है, मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्धिक, ऐसे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो हमारे देश में रहते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? जैसे भेदभाव की शुरुआत किसने की? अलग अलग निर्वाचन की शुरुआत किसने की? मार्ले और मिंटो को। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इन दोनों लोग क्या कहा जाता है? अगली पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सांप्रदायिकता का जनक। ठीक है, सांप्रदायिकता का जनक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सांप्रदायिकता के जनक कौन है? मार्ले और मिंटो। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट 1919। क्या? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि जो वर्ड पहले होगा वो क्या होगा? भारत सचिव। तो भारत सचिव कौन हो गया? ये भारत सचिव हो गए। ठीक है, तो वायसराय कौन हुआ? फोर्ड। कौन थे? वायस राय। ठीक है, कौन थे? फोर्ड। अब इसकी मुख्य बातें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जानता है? रोलेट एक्ट। ठीक है, दूसरा नाम न अपील न दलील। ठीक है, न अपील न दलील का अधिनियम। तो न अपील न दलील का अधिनियम 1919 का, रोलेट एक्ट 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत शासन अधिनियम भी इसको कहा जाता है। इसके तहत 1926 में, कब? 1926 में महिलाओं को क्या? महिलाओं को प्रथम बार मत देने का अधिकार। ठीक है, महिला को फर्स्ट बार मत देने का अधिकार। क्या? मत देने का अधिकार। ठीक है, तो महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? 1926 को। इस एक्ट का और नाम क्या है? रोलेट एक्ट। 1919 के अधिनियम का नाम क्या है? रोलेट एक्ट, और न अपील न दलील की। ठीक है, इसके तहत
1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या लगा दिया गया, प्रांतों के, ये केंद्र और प्रांतों के विषयों को अलग कर दिया गया। क्या किया गया, प्रांत और केंद्र के विषयों को अलग कर दिया गया। कहा गया कि आप लोग अलग अलग रहो, आप लोगों को एक साथ नहीं रहना। क्या है, आप लोग को अब एक साथ नहीं रहना है। तो चलिए इसी के साथ हम चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, 1935 के अधिनियम से पहली बात नोट करिएगा, इससे भारत के संविधान में 70% भारत के संविधान में इसमें लिया गया है। क्या, भारत के संविधान में। ठीक है, 1935 के अधिनियम से कितना लिया गया, 70% भारत के संविधान में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो अधिनियम था इसके तहत तो प्रांतों के जो कार्य था उनको अलग कर दिया गया। इसके तहत केंद्रों के, ठीक है, इसके केंद्रों के, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम में 321 धारा थी। कितनी थी, 321 धारा और 10 अनुसूची थी। ठीक है, तो कितनी धारा थी, 321 धारा और 10 अनुसूची। 1935 के अधिनियम के तहत आप लोगों ने पढ़ा होगा आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, कब हुई आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1900 आरबीआई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। वायसराय, कौन, वायसराय लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव कब आया। वायसराय लिनलिथगो जब थे तो उनके समय अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को। कब आया, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, ध्यान करिएगा। ये तो प्रश्न हो गया कि अगस्त प्रस्ताव आ गया इसके समय, ये क्यों लाया गया, भारत में सैनिक पोस्ट, जैसे कि सैनिकों को विदेश में, आप लोग जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए यह कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया, भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। उसके बाद अगली पॉइंट, 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन। ठीक है, ने कौन सा प्लान लाया, प्लान भेजा, कौन सा प्लान भेजा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1942 में कौन सा प्लान भेजा, तो कौन सा, क्रिप्स मिशन। कौन सा भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। ठीक है, क्रिप्स मिशन भेजा, यह अभी फेल हो गया था। उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, 1945 को बेबेल प्लान आया। क्या है, बेबेल प्लान। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने संविधान के निर्माण के बारे में बहुत कुछ जानकारियां ले ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने संविधान का तो निर्माण पढ़ लिया है। अब अगले पॉइंट में, अगले टॉपिक को हम लेकर आपके सामने अगले दिन उपस्थित होंगे। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।